नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। पैनल सम्राट। भारत द्वारा पाकिस्तान के साथ संघर्ष के बारे में अन्य देशों को जानकारी देने के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजा जाएगा। इसको लेकर कई नेताओं ने अपने अपने राय और अपने अपने विचार साझा किए हैं। आप भी सुनिए। बारे में बताएंगे उस चीज को आप कैसे देखते हैं? हमने पत्र लिखकर उनको पूरा समर्थन दिया है इसको कि हम भी, हमारे सांसद जरूर जाएंगे साथ में। हमने अपने कुछ नाम भी भेजे थे। ये एक मुहिम ऐसी है जो पूरी राष्ट्र की मुहिम है, किसी एक पार्टी या किसी सरकार की नहीं है, देश की मुहिम है। सर, सेना के जवानों देखिए, ये ठीक है, ये पहले भी हमारा रहा है। हम लोग जब विदेश में जाते हैं तो, और खासकर महत्वपूर्ण मुद्दों पे, हमेशा सर्वदलीय ग्रुप जाता है। वो जाएगा वहां बात करेगा। और इतना भी मैं बता दूं कि कई बार मैं भी मल्टी पार्टी ग्रुप्स में गया हूं। खैर, किसी क्राइसिस में तो नहीं गया हूं, लेकिन वैसे गया हूं। और जब भी मैं गया हूं, वहां हम लोगों ने, जो हमें भारत सरकार ब्रीफ करती है, जो हमें बताती है, वही बात हम लोग करते हैं। ये हमारे प्रधानमंत्री जी की दूरगामी सोच है कि भारत ने आतंकवाद को एक प्रभावी जवाब दिया और दुनिया को बताना कि आतंकवाद एक बहुत बड़ा नासूर है, दुनिया को खड़ा होना है। और भारत की स्ट्रैटेजी, भारत की सोच, तो मैं बहुत अनुग्रहित हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का कि जो सांसदों का डेलीगेशन जा रहा है उसमें एक डेलीगेशन को लीड करने के लिए उन्होंने मुझे चुना है। जहां तक सुबह मुझे जानकारी मिली है कि मेरी अगुवाई में जो डेलीगेशन जाएगा वो सऊदी अरेबिया, बहराइन, कुवैत और अल्जीरिया जाएगा। तो जाकर के मैं ब्रीफिंग हम लोग लेंगे और फिर भारत का प्रभावी पक्ष और अपने प्रधानमंत्री जी की सोच और भारत की एकता इस पूरे मामले में, और एक हमारे प्रधानमंत्री की बहुत विशेष सोच है जो बताना जरूरी है कि जो 7 डेलीगेशन चुने गए हैं उसमें कई डेलीगेशन के नेता विपक्ष के लोग हैं। ये बहुत बड़ी सोच है। हाँ, तो एक बहुत ही संवेदनशील इलाके में मुझे भेजा जा रहा है। मैं जाऊंगा, देश हित में जो भी काम करना हो करूंगा। शहबाज शरीफ, देखिए, ये इस इशू पर जो पूरा देश एक है और सारे पॉलिटिकल पार्टी भी, पक्ष विपक्ष सब एक है। और जब देश की सुरक्षा की बात आती है तो हमेशा देश में देखा गया है इंडिया पूरा यूनाइटेड रहता है। और जिस हिसाब से हमारे आर्मी ने जिस कार्रवाई की, और वहां कोई नॉन एक्टर्स नहीं है, स्टेट एक्टर ही है। पाकिस्तान ही प्रमोट करता है टेररिज्म को, अब दुनिया के लोग जानते हैं। और जब अब इसका फुटेज आ रहा है, जिस तरह हमारे आर्मी ने उनके टेरर कैंप को बहावलपुर तक उड़ाया है, जहां से वो ट्रेनिंग देते थे, फंडिंग करते थे और टेररिस्ट को भेजते थे। सैकड़ों जो टेररिस्ट थे उनको वहां मारा है। और जो ये प्राइड का मोमेंट भी देश के लिए है। लेकिन आजकल प्रोपेगेंडा भी, फेक न्यूज भी चलाने का आपने देखा होगा कि जब चल रहा था ऑपरेशन, लोगों चलाने का कोशिश किया गया। तो भारत सरकार और हमारे प्रधानमंत्री ऑल पार्टी के हर एक जो मेंबर हैं उनको भेजा जा रहा है दुनिया भर में, खास करके बताने के लिए कि ये दुनिया में जहां भी टेररिज्म और टेररिस्ट एक्टिविटी हुआ है उसका जड़ पाकिस्तान में है। कोई न कोई कनेक्शन पाकिस्तान में मिल जाएगा, कहीं भी दुनिया में हुआ हो। तो दुनिया को बताने के लिए कि स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म चल रहा है, प्रूफ के साथ है। और वो जो एक फेक नैरेटिव बनाता है और लोन ले लेता है, पैसा ले लेता है, वो सब पैसा यूज करता है टेररिस्ट को बढ़ाने में ही। इसी के लिए हम लोग जाएंगे और जो देश की बात है या जो घटना हुई है, सारा बात वहां जाकर के बताना, और ये जो एक फेक नैरेटिव चल रहा है उसको भी खत्म करना, ये एक उद्देश्य है। सर, यहाँ आज ये बहुत जरूरी है। देखिए, भारत की लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है। एक ऐसी घटना हुई इस ऑपरेशन सिंदूर के समय कि पाकिस्तान ने नागरिक विमान की आड़ लेके ड्रोन छोड़े, अटैक किए उन्होंने। भारत चाहता, अगर भारत संयम नहीं बरतता तो नागरिक विमान का नुकसान होता, लेकिन भारत ने उस समय नागरिक विमान को बचाया। और सेना के हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बताई गई
इसलिए दुनिया को बताना है कि पाकिस्तान कैसे आतंकवाद को समर्थन दे रहा है। ये सारे आतंकी संगठन जो पाकिस्तान में चल रहे थे, जो अभी भी कुछ हैं, हमने तो अभी भारत की सेना ने 9 ही नष्ट किए हैं, लेकिन इसके अलावे भी लादेन कहां से पकड़ा गया ये दुनिया को पता नहीं है क्या? और लादेन जहां से पकड़ा गया उसके ठीक बगल में एयरबेस था। तो ये सारी जानकारियां अब सारे संसार को पता होना चाहिए, ताकि हम जो जानकारी यूनाइटेड नेशंस को दे रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ को दे रहे हैं, वैसी जानकारी हर देश के पास हो और पाकिस्तान या पाकिस्तान को समर्थन देने वाले देश, उन सभी के ऊपर एक अंतर्राष्ट्रीय लोगों का पहले तो जानकारी मिले, प्रूफ मिले, उसके बाद उन पर कार्रवाई की जा सके। एक 40 सांसदों की टीम बनी है रविशंकर प्रसाद जी के नेतृत्व में, और उसमें ये 40 सांसद अलग अलग देश में जा करके, और जिस तरह से पाकिस्तान की आतंकवादी गतिविधि है, पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से आतंकियों का अड्डा बना हुआ है, ये वैश्विक स्तर पर इसको जो है उजागर किया जाएगा, और इसके लिए संसदीय दल की ये कमेटी बनाई गई है। कांग्रेस ने इसकी सराहना भी की है। अच्छी बात है। कांग्रेस का इधर जो 3-4 महीना से मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस कुछ स्तर पर इस बात पर समर्थन कर रही है, और ये अच्छा संदेश है कि इस देश के सभी दल देश के सुरक्षा के मामले में एक रहें। तो इससे इसको जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने तंगधार सेक्टर में सीमा क्षेत्र का दौरा किया और पाकिस्तानी सेना द्वारा बिना उकसावे के की गई गोलीबारी से हुए नुकसान का आकलन भी किया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि यहां के लोगों से बातचीत करके उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास किया है। यहाँ एडवर्सरी के द्वारा जो सेलिंग हुई है, उससे काफी लोगों के घर और कमर्शियल प्रॉपर्टी डैमेज हुई है। आज प्रशासन के अपने सीनियर ऑफिसर के साथ मैंने उसको विजिट भी किया है, देखा है अपनी आंखों से, यहाँ के लोगों से इंटरेक्शन करके उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश की है। एक तो प्रशासन के अपने साथियों का मैं बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने बहुत कठिन परिस्थिति में भी सदैव मौके पर डटे रहे और आवाम को कोई कठिनाई न हो, इसका उन्होंने भरपूर प्रयास किया। प्रशासन ने आकलन कर लिया है और उस आकलन के आधार पर जो अविलंब सहायता दी जा सकती थी वो दे दी गई है। कुछ जो लोग बचे हैं उन्हें आज रिलीज कर दिया जाएगा, लेकिन ये सहायता मुझे लगता है कि पर्याप्त नहीं है। जो क्षति हुई है उसका एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान डिविजनल कमिश्नर कश्मीर और सीनियर ऑफिसर मिलकर बनाएंगे। उस आधार पर भारत सरकार से अनुरोध करके लोगों को पूरी तरह से रिहेबिलिटेट किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, यह ठीक है कि सरकार सांसदों को भेज रही है विदेश, लेकिन बीजेपी और केंद्र सरकार को यह बताना चाहिए कि हमारी सरकार सेना का अपमान करने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की है। मध्य प्रदेश के मंत्री और डिप्टी सीएम द्वारा सेना का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा, और अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। देखिए, ये तो ठीक है कि सरकार कैंपेन चलाने के लिए पार्लियामेंट के मेंबर को भेज रही है, लेकिन पहले जिन्होंने हमारे भारतीय सेना का अपमान किया, ऐसे कृत्य करने वालों पर क्या कार्रवाई हुई, ये बीजेपी और केंद्र सरकार बताए कि मध्य प्रदेश के मंत्री और डिप्टी सीएम ने किस तरह का अपमान किया हमारे भारतीय सेना का, ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। और अभी तक बर्खास्तगी नहीं हो रही है, गिरफ्तारी नहीं हो रही है। यही अगर कोई विपक्ष का नेता अगर ये बात कहा होता तो हाय तौबा मचाते ये भाजपाई। बताए बीजेपी को खुली चुनौती है कि ये देश की सेना जिनके शौर्य पराक्रम और वीरता को पूरा दुनिया ने देखा है, उसका अपमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मध्य प्रदेश के मंत्री और उप मुख्यमंत्री ने किया है। ये कौन सा चेहरा है बीजेपी का?
ये राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति को रौंद दिया इनके मंत्री ने, और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। ये क्या हो रहा है? आदरणीय प्रधानमंत्री जी से सवाल। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि अभी सीमा या एलओसी पर कहीं से भी सीज फायर उल्लंघन की कोई खबर नहीं है। नुकसान का आकलन किया जा रहा है। डैमेज असेसमेंट रिपोर्ट आने के बाद हम मुआवजा पैकेज तैयार करेंगे और जहां भी केंद्र सरकार की मदद की जरूरत होगी हम मांगेंगे। इससे पहले भी संसद हमले के बाद, ऑपरेशन परिक्रमा के बाद संसद के कुछ प्रतिनिधिमंडल कई देशों में भेजे गए थे। आज भी दूसरे महत्वपूर्ण देशों के सामने भारत का पक्ष रखने का यह एक अच्छा अवसर है। सभी प्रमुख दलों के नेता इस प्रतिनिधिमंडल में होंगे और वहां जाकर भारत का पक्ष रखेंगे। और साथ ही उन्होंने कहा कि पर्यटन की स्थिति काफ़ी खराब है। इस गर्मी के मौसम में हमारे यहाँ बामुश्किल ही कोई पर्यटक आ रहा है। फिलहाल हम अमरनाथ यात्रा पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि यह बिना किसी दुर्घटना के संपन्न हो और सभी यात्री सुरक्षित और स्वस्थ रहें। विजिट किया है एलओसी, तो क्या सिचुएशन है सर? ना फिलहाल वहाँ सीज फायर बना हुआ है। कहीं पे भी ना बॉर्डर पे ना लाइन ऑफ कंट्रोल पे कहीं से भी सीज फायर वायलेशन की कोई खबर नहीं आ रही है। अब जैसे मैंने मौके पे आप सबों से बात की, उसके बाद अलहदा आप लोगों से बात की। फिलहाल जो नुकसान हुआ है उसका मुआयना किया जा रहा है, उसकी असेसमेंट की जा रही है। डैमेज असेसमेंट रिपोर्ट हमारे पास आ जाए तो फिर उनके लिए जो कॉम्पनसेशन का पैकेज हमें तैयार करना होगा वो हम कर लेंगे। जो हम खुद अपने हाथों से कर सकेंगे कर लेंगे। जो बाकी हमें मरकज़ की मदद की ज़रूरत होगी हम मरकज़ से मांग लेंगे। जो पार्लियामेंट डेलीगेशन जा रहा है फॉरेन कंट्रीज में ऑपरेशन सिंदूर को मतलब समझाने के लिए, कैसे देखते हैं सर आप? नहीं, ठीक है ना। ये जहाँ तक मुझे याद है इससे पहले भी शायद पार्लियामेंट के हमले के बाद अटल बिहारी वाजपेयी साहब की हुकूमत में इसी तरह जब वो ऑपरेशन परिक्रमा रखा गया था उस दौरान भी कुछ पार्लियामेंट्री डेलीगेशंस जो हैं वो कई मुल्कों में भेजे गए थे। तो आज भी बाकी जो अहम मुल्क हैं, इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ हैं, उन्हें अपने मुल्क की यहाँ हिंदुस्तान की जो बात है, हमारा जो मौक़िफ़ है वो उनके सामने रखने का एक अच्छा मौका है। इसमें तमाम पार्टीज़ जो हैं, बड़ी पार्टीज़, उनके नुमाइंदे इन डेलीगेशंस में होंगे और वहाँ जाके बात करेंगे। Tourism has been hit quite badly. This summer season of ours is more or less now. We hardly have any tourists coming. Now we are focused on the Amarnath Yatra. We want the Amarnath Yatra to pass incident-free and all the yatris to go back safe and sound. And then we will start looking at what we can do to promote tourism. Sir, what about your talks about the Pakistan says for a peace talk? So this is a question for Minister of External Affairs. It's not a question for government. राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा 26/11 के हमलों के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने दुनिया को ये दिखाने के लिए कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है और वहां आतंकवादी पैदा होते हैं, विभिन्न देशों में प्रतिनिधिमंडल भेजने का फैसला किया था। दुनिया में ऐसा माहौल बनाया गया कि पाकिस्तान आतंकवाद पैदा करने वाली फैक्ट्री है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले कम होते रहे। 2014 में जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले 2014 के बाद के वर्षों की तुलना में कम हुए हैं। संघर्ष विराम के बाद मैंने मांग की थी कि एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल विभिन्न देशों का दौरा करे और मुझे इस बात की खुशी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष की मांग सुनी है और उन्होंने ये भी कहा कि मैं हमेशा कहता हूं कि अगर वह हमारी सलाह पर विचार करते हैं तो कई समस्याओं का समाधान एक साथ मिलकर किया जा सकता है। नमस्कार। मुझे याद है 26/11 के बाद प्रधानमंत्री जी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने फैसला किया कि अब हमें एक ऐसा कदम उठाना चाहिए जिससे विश्व को साबित हो जाए कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट भी है और वहाँ आतंकवादी पैदा किए जाते हैं। तो और साथ साथ ये भी बताएंगे कि किस तरह से, किस बेरहमी के साथ उन्होंने मुंबई पे हमला किया। ये तथ्य जो हमारे पास थे हमने इकट्ठा किए, डॉक्यूमेंटेशन किया और इसके बाद अलग अलग डेलीगेशंस देशों में गई, यूएस, यूरोप, हर जगह। मैं लीडर ऑफ डेलीगेशन बना फॉर द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट
तो कई देशों, मैं अफ्रीका के कई देशों में गया, नाइजीरिया गया, साउथ अफ्रीका गया, केनिया गया, कई देशों में गया, और वहाँ के विदेश मंत्री, पार्लियामेंटेरियंस, सभी को हमने संबोधित किया और बताया कि किस तरह से पाकिस्तान आतंकवाद के द्वारा हिंदुस्तान पे हमला करता है और फिर कहता है कि हमें, और फिर पाकिस्तान कहता है कि हमें कोई लेना देना नहीं है। अब ये तो साफ जाहिर हो गया कि अजमल वहीं से आया था, दस्तावेज भी सब साबित हो गए। तो निश्चित रूप से ये एक वातावरण पैदा हुआ विश्व में जिसका आज भी हमें फायदा मिल रहा है। वो वातावरण पैदा हुआ कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है विच इज अ फैक्ट्री विच प्रोड्यूसेस टेररिस्ट्स, जो आतंकवादी पैदा करते हैं। और मैं समझता हूं कि इसी की वजह से आज विश्व में ये एक देश, हर देश की लगभग सोच है जो पाकिस्तान से खास जुड़ा हुआ नहीं है कि भाई पाकिस्तान, इवन चाइना ने भी टेररिस्ट अटैक का विरोध किया और कहा कि निंदाजनक है। तो सभी जानते हैं कि पाकिस्तान के द्वारा ये होता है। अब बट सभी स्टेट के साथ जोड़ना नहीं चाहते, लेकिन सभी को मालूम है। तो ये माहौल पैदा करना बड़ा ज़रूरी था। इस बीच आपको मालूम है कि जो टेररिस्ट एक्टिविटी कश्मीर में घटती गई, डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में ही घटती गई। जब 2014 आया तो आप आंकड़े देखोगे तो आज से कम टेररिस्ट अटैक्स हुए थे, आज से भी कम। ये शायद जनता को पता नहीं। 2014 में द नंबर ऑफ अटैक्स by terrorists in Jammu and Kashmir was less than what happened in later years after 2014. ये भी एक रियलिटी है। तो निश्चित रूप से एक ऐसा प्रभावित जो हमने कदम उठाया था उसका हमें फायदा हुआ। तो जब इस बार पहलगाम में आतंकवादियों ने हमला किया, बेरहमी से हमारे नागरिकों को मारा, तो तब 25 अप्रैल को, कि ये तो हादसा 22 को हुआ, 25 अप्रैल को मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मैंने 2 मांगे की वहाँ। पहली तो मांग ये थी कि एक स्पेशल सत्र बुलाना चाहिए पार्लियामेंट का, उसमें चर्चा होनी चाहिए और चर्चा के बाद एक रेजोल्यूशन पास होना चाहिए। अगर ऐसा रेजोल्यूशन पास होता तो निश्चित रूप से उस रेजोल्यूशन के साथ हम विश्व में जाते और हर देश को बोलते कि देखिए एक पार्लियामेंट की सोच है और इसमें विपक्ष और सत्ता पक्ष एक मत में है। और दूसरी मांग जो मैंने की कि एक ऑल पार्टी डेलीगेशन जाना चाहिए। ये बात मैंने 25 अप्रैल को की, फिर मैंने इसको दोहराया 27 अप्रैल की प्रेस कॉन्फ्रेंस को, और फिर 10 मई में जब सीज फायर हुआ तो मैंने सीज फायर के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तभी भी मैंने ये बात रखी और स्पेशल सेशन की भी बात रखी। लेकिन पिछले लगभग 10-11 साल से मोदी जी विपक्ष की बात तो नहीं मानते, कि लगता है कि भाई कुछ हमारी बात सुन ली उन्होंने शायद। तो इस बात की बड़ी खुशी है कि प्रधानमंत्री जी और सत्ता पक्ष के लोगों को शायद ये ख्याल आ गया कि हो सकता है कि ये बात सही भी बोलते हों। और हम तो यही कहते हैं कि हमारी बात अगर सुन लोगे तो शायद हम कई काम इकट्ठा होकर कर सकते हैं कूटनीति के अंतर्गत, डोमेस्टिक पॉलिसीज में, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि भारत एक ऐसा देश बने जो एक पावरफुल, स्ट्रांग हमारा राष्ट्र हो। तो कोई हर्ज नहीं होता विपक्ष की बात सुनने का, लेकिन मैं अब मुबारकबाद देना चाहता हूँ सत्ता पक्ष के लोगों को कि उन्होंने हमारी बात सुनी और एक ऑल पार्टी डेलीगेशन गया। उस समय भी ऑल पार्टी डेलीगेशन था, तो ये बड़ी खुशी की बात है। लेकिन सर इसमें कई नाम मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।